चलिए इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम 11th क्लास एनसीईआरटी इकोनॉमी कवर कर रहे हैं, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें जो हमारा लास्ट चैप्टर था, क्या था वो अब्दुल? एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज़। ये हमारा लास्ट चैप्टर था जो हमने प्रॉपर रीजनिंग के साथ हर पहलू के साथ कवर किया। आज हम हमारे अगले चैप्टर की ओर चल रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी की वेबसाइट पे इसके पीडीएफ आज भी अवेलेबल हैं। आप आराम से वहाँ एक्सेस करके इसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए ये चैप्टर करना ज़रूरी था। द चैप्टर नेम इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर आप बहुत सुनते हैं, आज आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द चैप्टर नेम। फर्स्ट टॉपिक इज़ द इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन इज़ व्हाई सम स्टेट्स इन इंडिया आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन अदर्स इन सर्टेन एरियाज। ऐसा क्यों है कि भारत के कुछ राज्य दूसरे राज्यों के मुकाबले कुछ खास एरियाज़ में बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं? आंसर है ड्यू टू स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी डिस्कस करते हैं कैसे। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की रिक्वायरमेंट्स से एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होना। जैसे पूरे भारत में लार्जेस्ट इरिगेटेड स्टेट पंजाब है 98.7%, और इरिगेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी अचीव करना चाहते हैं हाई। मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी कि आप एक साल में 3 फसलें निकालें सेम खेत में से, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। आपका देश मॉनसूनल रेन एक्सपीरियंस करता है, ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि गर्मियों की फसल ही होगी खरीफ, और बाकी दिनों में फसल कम होगी, या फिर बहुत ही मतलब फसलें या तो होंगी नहीं, या करेंगे अगर तो बहुत हल्की फसलें और बहुत ही कम यील्ड आएगी आपको। लेकिन अगर आप इरिगेशन दे पाते हैं तो फिर आप राउंड द ईयर फार्मिंग कर सकते हैं, 3 फसलें 4 फसलें भी इवन निकाल सकते हैं। तो 98.7% आंकड़े के साथ पंजाब अगर लार्जेस्ट इरिगेटेड स्टेट है भारत का, इसी का रिज़ल्ट है कि पंजाब में नेट सोन एरिया 83% के आसपास है। द नेट सोन एरिया प्रपोर्शन वाइज, परसेंटेज वाइज, ओके, मतलब पंजाब का कुल इलाका, कुल एरिया जितना है, द टोटल लैंड ऑफ द पंजाब, उसका 83% अंडर कल्टीवेशन है, दैट इज़ द नेट सोन एरिया। ये किसी भी राज्य में दिस परसेंटेज फिगर इज़ रिप्रेजेंटिंग द एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और द पर्टिकुलर कंट्री। क्यों इतना इलाका अंडर कल्टीवेशन है? इरिगेशन उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। सो इरिगेशन बतौर इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट। सेकंड, वेल कनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज। तो वेल कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज, फर्टिलाइजर्स की मूवमेंट्स, सीड्स की मूवमेंट्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स की मूवमेंट, फार्म्स के लिए जो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स चाहिए उनकी मूवमेंट्स, ये सब चीज़ों का हो पाना। फिर जो प्रोड्यूस आपने की है विलेजेस से मार्केट्स तक, सिटीज़ तक और नेशनल लेवल की मंडियों तक, उनकी मूवमेंट ये पॉसिबल होती है। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का बेहतर स्केल पर खड़े होना, ये दूसरा एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रॉस्पर होता है। तीसरा, मंडियों का बनना, मार्केट्स का बनना। मार्केट्स जब बनेंगी तभी एग्रीकल्चर मार्केट के लिए किया जाएगा। अगर मार्केट्स ही नहीं होंगी तो एग्रीकल्चर मार्केट्स के लिए क्यों किया जाएगा? इसलिए ये तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पंजाब में एग्जिस्ट करता है।
3 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट्स अवेलेबल इन द पंजाब। इसके अलावा अगर चले जाएं तो अगर हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पर आ जाएं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लगातार शोध करती रहती है। पंजाब और हरियाणा में कई अनुसंधान केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, जो कई, चाहे वो डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री है, चाहे वो फिशिंग है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है या एग्रीकल्चर है, इन सब में लगातार शोध करते रहते हैं। इसका तो समर्थन मिलता ही है। फ़िलहाल हम उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर डिस्कशन कर रहे हैं जिनके बारे में आप जानकारी रखते हैं, जिनको आप अपने अगल बगल देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इन चीज़ों को महसूस करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, हरियाणा। फिर वही बात, हरियाणा में 80% इरीगेटेड स्टेट कहलाता है हरियाणा, और हरियाणा में अगेन नेट सोन एरिया 80% नज़र आएगा आपको। सेकंड टू द पंजाब। पंजाब तो ग्रेनरी ऑफ इंडिया है या फिर फूड स्टोर ऑफ इंडिया है, पंजाब को इन नामों से नवाजा जाता है। तो क्यों पंजाब, हरियाणा में, हिमाचल में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर होता है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अपनाए गए हैं, इसलिए वो कहलाता है, इस वजह से वो मशहूर है। अगर यही इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ना हो, डैम्स ना बनाए जाते टाइमली, उन डैम से कैनाल्स ना निकाल के इरिगेशन ना कराई जाती, उन डैम से बिजली ही ना पैदा होती, तो फिर पंप सेट्स कैसे लगते हैं? अगर इलेक्ट्रिफिकेशन का जाल ना होता, हरियाणा भारत का पहला 100% इलेक्ट्रीफाइड राज्य बना था, तो इलेक्ट्रिफिकेशन ही ना होती अगर, तो खेतों खेतों तक बिजली कैसे पहुंचाते? बिजली ही ना पहुंचती तो वो पंप सेट्स कैसे चलते? पंप सेट्स ही ना चलते अगर, तो ऑन टाइम इरिगेशन कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में ही ना आता, तो फिर मॉडर्न फार्मिंग मेथड बेस्ड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कैसे एग्जीक्यूट हो पाते? तो ये डैम्स टाइमली बनाना, कैनाल नेटवर्क डेवलप करना, लैंड को लेवल करना प्रॉपर, ये सारी चीज़ें, बिजली पैदा करनी, बिजली पहुंचानी गांव गांव तक, इलेक्ट्रिफिकेशन करना सारे राज्य का, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने मजबूती दी। मॉनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉबस्ट बैंकिंग नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग की जाती है, क्रेडिट्स दिए जाते हैं, और तभी फार्मर, सिर्फ इरिगेशन हो जाने से ही किसान अगर 3 फसलें खेती करने लग जाए, फिर तो पूरे भारत भर में ये संभव हो सकता है इरिगेशन एक्सपेंशन से? नहीं। तो 3 फसलों की खेती करे, इसके लिए उसके हाथ में कैपिटल होना ज़रूरी है, और दैट वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। और वो कहाँ से आता है? द मॉनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग नेटवर्क खड़ा करना पड़ता है जहाँ से उन्हें ये मिलता है, और ये बहुत ब्यूटीफुली एग्जिस्ट करता है पंजाब में, हरियाणा में बहुत स्ट्रांगली। गांव गांव पे चले जाएं यहाँ पर, तो गांव गांव में आपको देखेंगे ब्रांचेस बनती हुई दिखेंगी। इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पर। क्यों? लाइफस्टाइल बेटर होता है लोगों का डे बाय डे, उससे एग्रीकल्चर को और बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जब लाइफस्टाइल लोगों का बेटर होगा, लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, सिटीज़ का निर्माण होगा, शहरों का निर्माण होगा, और सराउंडिंग कंट्री साइड रीजन की एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ और प्रॉस्पेरस होती हैं इसकी वजह से, क्योंकि उनकी गुड्स मोबिलाइज होंगी। और ये क्यों होता है? क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी है पंजाब की भारत के दूसरे राज्यों और विदेशों के साथ। एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पर जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा हब है एनआरआईज़ का भी। सो ये सारे नेटवर्क्स का होना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जब आपने इलेक्ट्रिफिकेशन किया, जब एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी हुई, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है। यहाँ पर हैंड टूल इंडस्ट्रीज़ का क्लस्टर है, और हैंड टूल इंडस्ट्रीज़ के होने के कारण जो भी इम्पोर्टेंट टूल्स चाहिए किसानी समाज को, वो सारी, सोनालिका की होशियारपुर में फैक्ट्री है, ट्रैक्टर चाहिए तो आपको वहाँ पर फैक्ट्री मिल जाएगी। ये सब चीज़ें बतौर इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर को बूस्ट करने में कामयाब कराती हैं। तो ऑल दीज आर द इरिगेशन, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, roads and transport connectivity, roadways, railways, everything, all these are the supporting services for the development of a main area, and that main area in context of Punjab is agriculture. So all the supporting services which can facilitate the development of some main areas, these are the supporting services, na? They are working for something else. That something else is a main area, that is the agriculture. So all these supporting services which can facilitate the development of some main areas, these supporting services are infrastructural services. This is infrastructure in itself. Okay, so ultimately the infrastructural services
are contributing into the production of goods and services in a far more efficient manner. So ultimately, infrastructure is contributing into the development of the economy first, and second important thing is not only into the development of the economy, for the better living standards of the people as well. I will tell you how. तो पहले तो हमने पंजाब के, तो पंजाब पूरे भारत में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश विशिष्ट है किस मामले में? खेती बाड़ी के मामले में विशिष्ट, इसलिए कि विशिष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ एग्जिस्ट करता है। भाई दूसरी तरफ आ जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, पूरे भारत में ही नहीं विश्व भर में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? सबसे बड़ी चीज़ गुजरात और महाराष्ट्र कॉलोनियल पीरियड के दौरान, एक उसके पहले भी रहे पर हम तो मॉडर्न इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स वहाँ डेवलप हुए। इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स, बंदरगाह फर्स्ट। अब जब पोर्ट्स वहाँ पर लगे, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स वहाँ पर लगी। उन टेक्सटाइल मिल्स को सर्व करने के लिए सराउंडिंग रीजन से जो टेक्निकल वर्क पूल है वो भी वहाँ पर आकर के सेटल हुआ। कच्चा माल वहाँ लाना, पक्का माल वहाँ से मंडियों तक ले जाने के लिए रेलवे लाइन का एक नेटवर्क बढ़ाया गया, वहाँ पर स्थापित किया गया। रोडवेज़ का डेवलपमेंट किया गया। जो पोर्ट होते हैं उनके 200 किलोमीटर की विसिनिटी में उनका हिंटरलैंड होता है जो कि हाईली डेवलप्ड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। तो बंदरगाहों का विकास करना, वहाँ रेलवे नेटवर्क को बढ़ाना, रोडवेज़ नेटवर्क को बढ़ाना, वहाँ पर लॉजिस्टिक्स कंपनियों का आना जो कंटेनर और बाकी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं, ये सारा ढांचा वहाँ पर खड़ा हुआ। सराउंडिंग रीजन से गुड्स एंड सर्विसेज मूव हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट के रूप में यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। धीरे धीरे वहाँ पर इन चीज़ों को देख करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का आना और लैंडिंग करना, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। लगातार क्योंकि यहीं पर प्रोडक्शन हो रही है तो कॉम्पिटिटिव भी रहना है, एफिशिएंट प्रोडक्शन करनी है, कॉस्ट कंटेन करके रखनी है और क्वालिटी को बढ़ाते रहना है। इसकी वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस का वहाँ पर लगना, एक अच्छा खासा ढांचा, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का वहाँ पर होना, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, अच्छा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का नेटवर्क, बेहतर कनेक्टिविटी वाया द पोर्ट टू द होल वर्ल्ड। यू कैन इम्पोर्ट एनी रॉ मटेरियल from the entire world and you can export your finished goods to the entire world. These are the aspects associated with the Maharashtra and Gujarat responsible for the higher level of industrial development over there. So specific infrastructure is available over there associated with the industrial development. Okay? उसको बंदरगाह होने का लाभ मिला कि वो भारत भर से श्रमिकों को मूव करा सकता है, रॉ मटेरियल को मूव करा सकता है, फिनिश्ड गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकता है। उसको पुराने समय से लेकर के अब तक के इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शनल सेंटर होने का लाभ मिला कि गुड्स एंड सर्विसेज पोर्ट होने के नाते वहीं से एक्सचेंज हो रही हैं, तो बेहतर है क्यों नहीं वहीं पे प्रोड्यूस किया जाए। ग्लोबल मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना तो भी वहाँ से प्रोड्यूस करना बेहतर है, क्योंकि बंदरगाह के इलाके में ही प्रोड्यूस करिए, सीधी शिपिंग हो जाएगी। और भारत भर के लिए भी प्रोड्यूस करना है तो वहीं से करिए, क्योंकि पूरा भारत मुंबई से और गुजरात के इंपॉर्टेंट एरियाज़ जैसे कि गांधीनगर है, अहमदाबाद है, इनसे वेल कनेक्टेड है, इनसे वेल कनेक्टेड है। नेशनल हाईवेज़ का वेल कनेक्शन है, रोडवेज़ का वेल कनेक्शन है, क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स बनाए गए हैं। तो कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, कोस्टल वाटरवेज़ का डेवलपमेंट होना, ये सारे एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इवन सोना वहाँ पर सस्ता है कुछ रुपए, क्योंकि वहीं पर उतरेगा विदेशों से और वहीं पर मैन्युफैक्चर कर दिया जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और वही इलाके बने जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से क्रूड ऑयल आता था और वहाँ पे प्रोसेस होता, तो रिफाइनरीज़ वहीं लगी हैं। अब रिफाइनरीज़ वहाँ लग गई हैं तो उनसे जुड़ा सारा ढांचा फिर वहीं खड़ा हो जाएगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं आ जाएगा, और वहीं से नियर बाय ही आपको वो प्रोसेस्ड फ्यूल एक्सेस हो जाएगा। उसके बेसिस पे बतौर एनर्जी आप उसे यूज़ करके जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो वो प्रोडक्शन करिए आप। तो इलेक्ट्रिसिटी का हब बन जाना, एनर्जी का हब बन जाना, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का हब बनना, वर्किंग पूल का हब बन जाना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हब बनना, ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस का हब बन जाना, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट्स वहाँ पर हुए तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती दिखी आपको। इसके बिल्कुल उलट अगर आप केरल की बात करें, द गॉड्स ओन कंट्री, भगवान का अपना मुल्क माना जाता है वो, उसकी खासियत क्या है? वहाँ पर आपको नज़र आएगा हेल्थ इंडिकेटर्स आर वेरी गुड,
Education indicators are very good. Sanitation indicators, the access to clean drinking water, the management of sewage, the management of waste and the waste management, these things are the shelters, these things are very good. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो बहुत अच्छा है. क्यों? वहाँ की सरकारों ने लंबे समय से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस किया. और ह्यूमन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बतौर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर स्ट्रांगली वर्क करते हैं. वहाँ के लोग एजुकेट हुए, उन्होंने अपने गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम पर एक चेक रखना शुरू किया, करप्शंस कंट्रोल होनी शुरू हुई, गवर्नमेंट स्कूल्स में बेहतरीन एजुकेशन मिलनी शुरू हुई और वो सभी को एक्सेस थे. फर्स्ट. सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, उन्होंने रूरल कॉटेज इंडस्ट्री को समर्थन दिया, अपने बैक वाटर्स और वाटर चैनल्स को कनेक्ट किया रिवर्स को, और एक इनलैंड वाटरवेज सिस्टम बेहतरीन क्रिएट किया. आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. इट्स अ लो कॉस्ट मोबिलिटी, लो कॉस्ट ट्रांजिशन सिस्टम. थर्ड, वहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स थे, चाहे वो स्पाइसेस थी, चाहे रबर थी, चाहे तमाम और चीज़ें, उनको आपने प्रोसेस करना शुरू किया. छोटे छोटे किसानों को इसका लाभ होना शुरू हुआ. कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रूप में खड़ा किया गया हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के टर्शरी और क्वाटरनरी लेवल तक का इंस्टीट्यूशनल सिस्टम ऑफ द हॉस्पिटल्स खड़ा किया गया हो. ये सारी चीज़ों ने वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बेहतर करने में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बड़ा रोल प्ले किया. तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हुआ वहाँ का, वो इस चीज़ के लिए जाना जाता है. कर्नाटका, बेंगलुरु, आप सब जानते हैं, वो देश के आईटी हब के रूप में जाना जाता है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एंड कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है. इंडिया ही नहीं, ग्लोबल सर्विसेज को सर्व कर रहे हैं वो लोग, और जितने भी युवा एस्पायर करते हैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए वो वहाँ जाते हैं. इसका मेजर कारण क्या रहा? इसका मेजर कारण ये रहा कि दुनिया भर की तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज़ वहाँ आई और इस्टेब्लिश हुई. वो एमएनसीज़ वहाँ पर क्यों आई? उसका एक रीज़न था कि बेहतर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ वहाँ टाइमली इंस्टॉल कर दी गई, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वहाँ टाइमली बना दिए गए. वहाँ पर शुरू से ही सरकार ने सरकारी दफ्तरों को समर्थन करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहले इसके पहले अगर जाएं तो टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया. उस तरह के इक्विपमेंट्स वहाँ आने लगे, वो गैजेट्स वहाँ पर आने लगे. उन गैजेट्स को, उन इक्विपमेंट्स को स्टडी करना, उनके ऊपर आगे फर्दर काम करना, सरकार ने इसके लिए वहाँ पर R&D इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए. जब एक बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस वहाँ इस्टेब्लिश हो गए, उन्होंने विश्व भर में जो नई तकनीकें बनी उनको तुरंत अपना के समझा, पढ़ा, अपने युवाओं को स्कूल्स कॉलेजेस में ये पढ़ाया. जब युवा स्कूल कॉलेजेस में ये पढ़ने लगे, समझने लगे, वो टैलेंटेड हुए और साइमल्टेनियसली ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया अपनी कंपनियों को, अपने लोगों को, कि आप जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समय में मांग है कि लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद की ज़रूरत है, आप उसका निर्माण कर सकते हैं तो करिए. उद्योगों को प्रेरित किया, उनको लगातार फाइनेंशियल सपोर्ट दी, उनको कई तरह की सब्सिडीज़ ऑफ़र दी. तो एक तरफ इस सब्सिडीज़ का ऑफ़र देना, उद्योगों को समर्थन देना, उनको प्रमोट करना इन चीज़ों के कामों के लिए, स्कूल कॉलेज लेवल पर एक टेम्परामेंट क्रिएट करना कि इन स्टडीज़ को कराया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से स्थापित करके वहाँ पर समय से ही इन चीज़ों का शोध कर लेना, और ओवरऑल रॉबस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क शहर में बनाना. इन सारी चीज़ों का, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा ये निकला कि बेंगलुरु आईटी हब के रूप में विकसित हुआ. और एक बार जब कोई चीज़ विकसित होने लगे किसी चीज़ की तरह, फिर दूसरे इलाकों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और कोई भी अगर उस इंडस्ट्री में एस्पायर कर रहा है तो फिर वो वहीं जा कर के कंसंट्रेट करेगा. सराउंडिंग में, कंट्री में हर कोने कोने से फिर वो टैलेंटेड स्किल्ड लोग भी वहाँ चले जाएंगे. विदेश से और भारत से जो कंपनियाँ उन गैजेट्स पर काम करना चाहती हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करना चाहती हैं, उन इक्विपमेंट्स को बनाना चाहती हैं जो शायद इंटरमीडिएटरी गुड की तरह रोल प्ले करें या फाइनल गुड की तरह, वो सब भी वहाँ जाने लग जाएंगे और उनकी सप्लाई लाइन भी वहीं चली जाएगी. इनको किस मैनर में ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए जो डेडिकेटेड सप्लाई लाइन्स चाहिए वो भी वहाँ पर स्थापित हो जाएंगी. तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ हब बनती है, वो अपने आप में ही एक हब बन जाता है. इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ही है. अगर आज आप कहें कि खड़े पैर कोई कहीं और जा कर के आईटी इंडस्ट्री लगा ले, द प्रॉब्लम इज़ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक उसे ये करने नहीं देगा.
इसीलिए आप देखेंगे कि अलग अलग राज्य की सरकारें जब ये जान रही हैं कि आईटी सेक्टर प्रॉमिसिंग है, उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत है, वेल्थ अच्छी खासी क्रिएट हो सकती है और वो लोगों को कुछ साल नौकरी करवा देने के बाद एम्प्लॉयर बना देता है, एंटरप्रेन्योर बना देता है, लोग अपने प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ऐसे में दुनिया भारत भर की सभी राज्य सरकारों ने ये प्रयास किया कि क्यों नहीं हमारे राज्यों में भी आईटी इंडस्ट्री लगे। इसके लिए उन्होंने कंसेप्ट आईटी पार्क लेकर के आए। पंजाब में लगातार इसकी बात होती रही, भारत पंजाब के पड़ोसी राज्यों में इसकी बात होती रही कि हम आईटी पार्क लगाएंगे। आईटी पार्क का मतलब क्या है? आईटी पार्क का मतलब ये है कि आप इंडस्ट्री तभी ला पाएंगे अगर उस मेन इंडस्ट्रियल एरिया को सपोर्टिंग सर्विसेज सारी मिलें जो उसको वाजिब चाहिए। और वो आईटी पार्क नाम का सेटअप वो सारी फैसिलिटीज़ लेकर के आएगा, वो सारी सपोर्टिंग सर्विसेज लेके आएगा। आईटी पार्क इज़ नथिंग, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द आईटी इंडस्ट्री। So governments are claiming that we will provide you with the infrastructure and you should provide the state with the investment and industry. तो हम दोनों एक साथ चलेंगे, क्योंकि अब इंडस्ट्री तो इंफ्रास्ट्रक्चर लाने से रही। तो कुछ राज्य ये कर पाए। बेंगलुरु के बाद ये चीज़ एनसीआर रीजन में गुड़गांव में हो पाई, तो आप देखेंगे वहाँ पर भी एक अच्छा खासा आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा त्रिवेंद्रम में हो पाया तो वहाँ पर भी आप ये होते देखेंगे। चेन्नई में हो पाया तो वहाँ पर भी इसकी सफलता आप देखेंगे। हाँ, जहाँ नहीं हो पाया वहाँ इसकी सफलता नहीं है। तो टेक्सटाइल पार्क, आईटी पार्क, फूड पार्क, ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लगें, ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ लगें। ये पार्क नाम कहाँ से आ रहा है? ये वो यही है कि जब आप उस गेट के एंटर होंगे आपको एक स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाएगा जो उस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड होगा। और एक फूड पार्क का इंफ्रास्ट्रक्चर एक आईटी पार्क से अलग होगा बहुत। दोनों में के सिस्टम में बहुत अलग बदलाव होंगे। बिल्डिंगें अलग तरह की होंगी, कनेक्टिविटी नेटवर्क्स अलग तरह के होंगे, उनकी सप्लाई कैसी है। जो टेक्सटाइल पार्क है, हैवी कंटेनर्स आने जाने हैं वहाँ पर, उसकी कनेक्टिविटी बंदरगाह से होनी जरूरी है, हाईवे से होनी जरूरी है। आईटी पार्क को ऐसी कोई चीज़ें उठा के तो लेकर के नहीं जानी है, उनको तो सेवाएं दूसरी तरफ से देनी है। उनकी कनेक्टिविटी किस मैनर की होनी चाहिए वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है R&D नेटवर्क्स ज़्यादा क्रिएट किए जाएँ, लगातार डाटा सेंटर्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, मेगाट्रॉनिक्स पर बेहतर काम हो, क्लाउड कंप्यूटिंग पर वहाँ पर काम हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छा खासा अगल बगल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो लगातार सप्लाई देते रहें ह्यूमन रिसोर्स की, जो आईटीज़ में एक्सपर्ट हो। तो ये चीज़ें वहाँ पर स्थापित होंगी। आपको अच्छी मार्केटिंग कंपनी वहाँ खड़ी करनी पड़ती हैं जो आपको ऑर्डर्स ला करके दे दुनिया भर के लिए, दुनिया भर की कंपनियों के, जो आपको सॉफ्टवेयर के ऑर्डर ला करके दें कि आप हमारे लिए प्रोग्राम बनाइए। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरह से आईटी सेक्टर वहाँ पर फ्लरिश हुआ। तो पूरे भारत भर में जिस जिस राज्य की ख्याति जिस जिस क्षेत्र में है उसका एक बड़ा कारण है कि वहाँ पर उससे उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ समर्थन देने वाला ढांचा खड़ा था। दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ देयर, वो उसको सपोर्ट कर रहा था। तो दैट इज़ द रीज़न कि व्हाई सम स्टेट्स इन इंडिया आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन अदर्स इन द सर्टेन एरियाज, बिकॉज इफ द एरियाज आर सर्टेन देन द सपोर्टिंग सर्विसेज शुड बी स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक सर्विसेज के कारण, सो आंसर इज ड्यू टू द स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? चलिए, तो लिखा हुआ है ऑल द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स विच फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? तो जितने भी हमारे देश में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा है कि हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट डेवलपमेंट। अभी हमने आपको बताया डेवलपमेंट कैसे होगी। मेन एस्पेक्ट इज टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज़ कि आप इकोनॉमिक सेंस में डेवलपमेंट की बात करते हैं और उसका रिजल्ट देखा जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो नेचुरली आप वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है ना। देयर विल बी मोर गुड्स एंड सर्विसेज, देयर विल बी मोर वैल्यू, अल्टीमेटली देयर विल बी मोर नेशनल इनकम and then there will be more per capita income. So overall there will be more development. Second important aspect is there will be better living standard for the people. उदाहरण के तौर पर अगर बेहतरीन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आपका जीवन स्तर बेहतर होगा, क्योंकि आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस होगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस होने से सबसे पहली चीज़ जो होगी, वाटर बोर्न डिजीज़ेज़ आपको नहीं होंगी।
आपके वल्नरेबिलिटी टू द इलनेस रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज़ द मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटीज़ रिड्यूस होने लग जाती हैं क्योंकि आपकी जो वल्नरेबिलिटी टू फॉल इल है वो रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ सैनिटेशन, मतलब अगर सीवेज का प्रबंध अच्छा है, दुर्गंध नहीं होगी इलाके में, बीमारियां नहीं फैलेंगी, आप खुशनुमा माहौल में जिएंगे, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस होता है। आप बीमार पड़ चुके हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, और हॉस्पिटल्स में सारी ज़रूरी दवाएं हैं और मशीनें हैं, एंड इवन अ टैलेंटेड पूल ऑफ पीपल एज अ डॉक्टर, तो आपको तुरंत इलाज मिल जाएगा, आप उस रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली दिस एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अल्टीमेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी। अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है और इवन ना होगा, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगा। आज दिल्ली में लोगों के पास ज़मीनें हैं, जायदाद है, अच्छी कोठियां हैं, पैसा है, लेकिन वो मजबूर हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पे 500 के मार्क तक पहुंची हुई हवा उन्हें इनहेल करनी पड़ रही है। कारण ये है कि वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत है, उनका जीवन स्तर गिर चुका है। अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता, बेहतर कनेक्टिविटी होती, जैम्स ना लगते ट्रैफिक के, बेहतर मैनर में सिटी प्लान की होती, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स अलग से बनाई गई होती, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको फ़िल्टर किया जाता और हवा में एमिशन ना किया जाता पर्टिकुलेट मैटर्स का और पॉल्यूटेंट गैसेस का, तो ये नतीजे ना भुगतने पड़ते। अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरियाज़ में, तो जो लेफ़्ट ओवर रेजिड्यू है क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद का, जिसे खुंटी कहते हैं, नाड़ कहते हैं, या स्टबल कहते हैं, या फिर पराली कहते हैं, वो टाइमली कलेक्ट कर दिया जाता, चॉप कर लिया जाता और उसके रोल बना लिए जाते, बेल बना ली जाती, बंडल्स बना लिए जाते, उसे एनर्जी बना ली जाती, उसको यूटिलाइज़ कर लिया जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी है कि उसे जलाना पड़ रहा है, क्योंकि वो मार्केटेबल नहीं हो पा रहा, मंडियाँ उतनी नहीं हैं, उनकी वाजिब कीमतें नहीं, उनका एंड यूज़ हो सके प्रोडक्टिव, उतनी इंडस्ट्री नहीं खड़ी है अभी, उसे उस टाइमली अगली क्रॉपिंग सीज़न के पहले ही उसे काट के उसकी बेल्स बनाए जा सके, उतनी अभी बेलर मशीनें, उतने ट्रैक्टर वो नहीं है अभी अवेलेबल, किसान का साइज़ उतना बड़ा नहीं है। तो दिस इज़ द लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कि पराली जलानी पड़ रही है, पॉल्यूटेंट्स इंडस्ट्री से बाहर आ रहे हैं अनट्रीटेड मैनर में, पॉल्यूटेंट्स व्हीकल एमिशन के रूप में बाहर आ रहे हैं, और अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर ही की कमी है कि इन्हें वैसे अगर आ भी गए हैं अब तो उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। जब शहर का निर्माण, शहर की प्लानिंग ऐसी नहीं हो पा रही कि लोग गिचड़ बिचड़ जगहों पर रहने के लिए मजबूर ना हों, ये सब कारण हैं कि जीवन स्तर गिर रहा है। तो हैज़ार्डस एटमॉस्फेयर में ना रहना पड़े, हैज़ार्डस सॉइल, हैज़ार्डस वाटर आपको ना पीना पड़े, आप लगातार बीमार ना होते रहें, बीमार हो गए तो तुरंत सेवाएं आपको उपलब्ध हो जाएं, आप साफ़ ज़मीन, साफ़ पानी, साफ़ हवा एक्सेस कर पाएँ, दिस एवरीथिंग इज़ अल्टीमेटली द रिज़ल्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए आप कहते हैं कई बार कि फॉरेन कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका, इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर कि यू हैव गुड हेल्थ बिकॉज यू हैव सेफ पाथवे टू वॉक, you have safe pathway to walk, you have good sizes of parks, आपके पास बड़ी बड़ी पार्क हैं, you have good cricket stadiums, you have good golf courses, you have good tennis court, badminton courts, you can remain fit by doing physical activities, you have good health because you have bicycle lane, you have green belts, you have, like in Chandigarh there is a dedicated green belt, and where there will be a green belt I can challenge, then definitely there will be a controlled AQI, air quality index। तो जब एक शहर का निर्माण होगा, इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना होगा कि पार्क्स कितनी हैं, कहाँ लोकेटेड है, किस तरह की हैं, पेड़ पौधों की नस्लें कैसी लगाई गई हैं, फुटपाथ बने हैं पैदल जाने वाले लोगों के लिए, साइकिल का लेन बनाया गया है अगल से कि नहीं बनाया गया है अलग से, ग्रीन बेल्ट डेवलप किया गया है कि नहीं किया गया है अलग से। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी, अगर मार्केट्स और कमर्शियल एरियाज़ डेडिकेटेड नहीं होंगे, तो कोई कहीं भी कुछ भी करके बैठा हुआ है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
development in context of more production of goods and services that will lead you to the national income, higher national income, and development in the context of that it will convert that national income, or it will convert the resources of the society for your better living, that is the better living standards. So that's why you will have all the round development. Okay, that's the aspect of the infrastructure. इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है. सिंगापुर है, जापान है, दुनिया के तमाम मुल्क हैं, जर्मनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड. इवन पंजाब में, भारत में पिछले कई समयों से इंदौर ने बहुत मेहनत की है और उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट उसने किया है, बेहतर मोबिलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स उसने किया, और इसकी वजह से आज वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण किया जाता है उसमें लगातार रैंक 1 पर आते चला जा रहा है, क्योंकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है. जालंधर कैंट भी दूसरे नंबर पर रह चुका है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में. तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही इसका रीज़न है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चंडीगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही एक रहने लायक बेहतर शहर माना जाता है. इट्स अ यूनियन टेरिटरी. सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, दैट इज़ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. सो all the supporting structures which facilitate development of a country constitutes its infrastructure. And how does infrastructure facilitate development? I have explained it. तो पहले वाला पॉइंट सारे मेंशन करना, और जो बाद में अभी समझाए हैं कि इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को सपोर्टिंग सर्विसेज के रूप में फैसिलिटेट करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल इनकम के रूप में डेवलपमेंट दे रहा है और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के रूप में डेवलपमेंट दे रहा है. दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बनता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जैक्टली. अगर पहचाने, ज़मीन पे देखना है तो कैसे देखें, क्या गए हैं सामने और आपने कहा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या है. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस. तो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मेन एरिया है, उसके लिए जो सपोर्टिंग सर्विसेज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कमर्स. तो ट्रेड एंड कमर्स के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, ये सारे मेन एरियाज जो हैं, इन सब के लिए जो सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. आगे, दीज सर्विसेज बिलोंग्स टू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ये सर्विसेज अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं, इसलिए हम अलग अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं इसे. जैसे कुछ सर्विसेज हैं जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हेडिंग के अंदर आती हैं. सर्विसेज ऑफ रोड्स, रेलवेज, ports, airports, dams, power stations, irrigation, oil and gas pipelines, telecommunications, etc. These are the services जो physical infrastructure से belong करती हैं. इन्हें देख सकते हैं आप, आपके सामने हैं सड़कें, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, डैम, पावर स्टेशन, इरीगेशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन आपके सामने दिख रहा है. ऐसे जाओ, छुओ, पकड़ो, चिपक लो. तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी सेवाएं उसके अंदर आती हैं. नेक्स्ट जो आती हैं देता सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये कुछ सर्विसेज जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की आती हैं, जैसे एजुकेशनल सर्विसेज, जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जैसे हेल्थ सर्विसेज यानी कि हेल्थ सिस्टम, जैसे कि हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ये सारे इसमें आते हैं. जैसे सैनिटरी सिस्टम्स यानी कि सैनिटरी सर्विसेज, जिसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सब सैनिटेशन के अंदर आता है. जैसे कि शेल्टर यानी कि हाउसिंग. तो एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटरी, हाउसिंग, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी सेवाएं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं. आई बात समझ में. उदाहरण के तौर पर अगर हम ये कहें कि भाई ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत है, तो मान लीजिए एक राज्य उड़ीसा की बात करते हैं. उड़ीसा राज्य में उड़ीसा ले लें, झारखंड ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, इन राज्यों में नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं, एबंडेंट हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक दोनों. तो नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं है इन राज्यों की. तो पहला लैक तो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, डैम्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इस वजह से नहीं डेवलपमेंट. एक दूसरा रीज़न ये होगा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का लैक है. मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी तो नहीं है इन एरियाज़ में, क्योंकि एक्चुअली में ह्यूमन एक ऐसा कंपोनेंट है डेवलपमेंट में जो रिसोर्स को गुड्स एंड सर्विसेज में बदलने के लिए ही एंटर होता है. मतलब जितनी भी हमारे सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में जो भी थिंग्स हैं,
उन थिंग्स को रिसोर्स में बदलने का काम असल में ह्यूमन ही करता है। ह्यूमन नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है टेक्नोलॉजी की मदद से। ह्यूमन नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है टेक्नोलॉजी की मदद से, और वो लगातार नेचर के साथ इंटरेक्ट करता रहे टेक्नोलॉजी की मदद से, इसके लिए वो इंस्टीट्यूशंस खड़ी करता है, क्योंकि लगातार उसे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है और लगातार उसे उस नेचर को और बेहतर रूप में इस्तेमाल करना है। इसलिए ह्यूमन इज़ द सेंट्रल एलिमेंट। ह्यूमन जितनी की टेक्नोलॉजी विकसित करेगा उतना ही नेचर से इंटरेक्ट कर पाएगा, और पिछली बार से अगली बार और टेक्नोलॉजी विकसित हो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस और बेहतर करने पड़ेंगे। तो ह्यूमन इज़ द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ दिस होल प्रोसेस। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, अगर ह्यूमन ही स्किल्ड नहीं हो रहा है, ह्यूमन ही एजुकेट नहीं हो रहा है, ह्यूमन ही की ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तो फिर नेचर वहाँ पर बहुत है। मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशंस की कमी है और टेक्नोलॉजीज ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, तो फर्दर डेवलपमेंट कैसे हासिल की जाएगी? नहीं पॉसिबल। इसीलिए दिस इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज देयर, द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। आप सिंपली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे तो भी नतीजे वो नहीं आएंगे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आने से निकलते हैं। थर्ड एस्पेक्ट इज द मॉनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सारे काम काजों को आगे बढ़ने के लिए मदद देगा, क्योंकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। तो कैपिटल तो अपने आप में ही, कैपिटल क्रिएट करने वाले इंस्टीट्यूशंस तो बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, फिर वो भी तो चाहिए। फिर जो कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू नीड अ सिक्योरिटी फॉर दैट। इंश्योरेंसेज आर देयर, चाहे वो एग्रीकल्चर की इंश्योरेंस है, चाहे ट्रांसपोर्ट की इंश्योरेंस है, ट्रेड एंड कॉमर्स की इंश्योरेंस है, गुड्स की इंश्योरेंस है। बिना इंश्योरेंस के तो कोई चीज़ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मोबिलाइज ही नहीं होती। अब सामान है, आप यात्री ट्रैवल कर रहे हैं हवाई जहाज में, आपकी पहले इंश्योरेंस होती है, उसी में होता है, जुड़ा ही होता है। अब तो रेलगाड़ी में भी आता है इंश्योरेंस, उसमें ऑप्शन होता है कि लेना है कि नहीं लेना है, आगे जाके मैंडेटरी हो जाएगा। सामान आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, इंश्योरेंस होता है। तो फार्मिंग कर रहे हैं आप, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे फाउंड्री लगाई है आपने, वो जल जाए, कुछ हो जाए उसको, तो इंश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बैंक्स, इंश्योरेंस एंड ऑल अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट जिसको हम कहते हैं, ऑल दीज, चाहे वो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, चाहे वो कोई सीड बैंक्स हैं, all these financial institutions, all the banks, all the insurance organizations, they all constituting the monetary infrastructure, and that is very very important. आपके आइडियाज़ को गुड्स एंड सर्विसेज में बदलने में जिन पैसों की ज़रूरत है वो यहीं से तो आएंगे, यही तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देर आर मैनी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज यू हैव अंडर द मॉनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल, हेल्थ, सैनिटेशन सर्विसेज यू हैव अंडर द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, transport and communication services you have under the physical infrastructure. So all these services are important. So हमने लिखा कि these services, हमने यहाँ पे लिखा कि infrastructure provides supporting services in the main areas of industrial and agricultural production, domestic and foreign trade and commerce. And these services belongs to the different categories of infrastructure. तो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर असल में दे तो ये सर्विसेज ही रहा है, और यही सर्विसेज के दम पर मेन एक्टिविटीज़ हो रही हैं सारी, और वो मेन एक्टिविटीज़ करके आप हासिल तो डेवलपमेंट ही करना चाहते हो, आप गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोड्यूस कर रहे हो और तो कुछ आप कर भी नहीं रहे। यही तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। ओके, चलें इसको आगे बढ़ा दें। इसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सिंपली इस मैनर में भी डिवाइड कर सकते हो। सो वी कैन डिवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारा आ जाएगा, रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, इरीगेशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, सारा कुछ, बैंक, इंश्योरेंस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारा आ जाएगा, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, हाउसिंग। तो सिंपल क्लासिफिकेशन ये भी हो सकती है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, मोटा मोटा ये है कि सोसाइटी के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिखे ही हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिखे ही हैं, मॉनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी जो लिखे हैं, और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, और कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, ये सारा कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आगे एजुकेशन, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी सब आता है ना भाई। एजुकेशन में ही पढ़ते हैं ना, सोसाइटी में ही पढ़ते हैं ना, इंडस वैली सोसाइटी। तो सोसाइटी की लार्ज हेडिंग में ही आगे सब है ना, खान पान, रहन सहन, पहन, सब उसी में पढ़ते हो ना। उनका कल्चर पढ़ने चले जाते हो, उसी में आगे पढ़ते हो कि कल्चर में पढ़े पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा लोग थे। तो इस तरह से तो सिंपल क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बोथ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट। केरला ने हैवीली वर्क किया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, गुजरात, महाराष्ट्र ने हैवी वर्क किया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। इस तरह से अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लेवल में बहुत वेरिएशन है। देर आर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, कंप्लीट हिली रीजन्स की बात कर लें, देश में सेंट्रल इंडिया के प्लेट्यू रीजन्स जहाँ पर ट्राइबल सोसाइटीज़ डोमिनेंट हैं, तो आपको ये वो इलाके दिखेंगे। इवन द डेजर्ट्स एरिया और द रन ऑफ कच्छ एरियाज, दीज आर द एरियाज इन द कंट्री जहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ हैवीली लैकिंग। और फिर साइमल्टेनियसली ही क्या लैक हो रहा है, डेवलपमेंट इज़ लैकिंग। आप देखेंगे डेवलपमेंट लैक कर गया। आप हिमाचल में या हिमालय के किसी राज्य में गांव पिछड़ा है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, आप वहाँ सड़क पहुँचाइए, आप वहाँ बिजली पहुँचाइए, आप वहाँ पानी की व्यवस्था पहुँचाइए, धीरे धीरे आप देखेंगे परिवर्तन आ जाएगा। और स्कूल लगा दीजिए, स्कूल पहुँचा दीजिए, धीरे धीरे आपको परिवर्तन आता नज़र आ जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी कुछ बसाना है, इवन एक प्राइवेट कॉलोनाइज़र कॉलोनी भी बनाता है तो पहले वो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, सड़क बनाता है, स्ट्रीट लाइटें लगाता है, ग्रीन बेल्ट बनाता है, सीवरेज की लाइन बिछाता है, वाटर सप्लाई लाइन बिछाता है, ये सारी चीज़ें वो करता है, फुटपाथ बनाता है। तब आप कॉलोनी का मुआयना करने जाते हैं, देख के क्या आते हैं, असल में घर तो वहाँ आपका बना नहीं, तो देख के आप आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कहते हैं माई गॉड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, गेट तक लगे हुए थे और गार्ड बैठा था 24 घंटे बैठता है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बता के ही सारी धूम लूटता है। वो कहता है 24 घंटे बिजली सप्लाई, हमारे प्राइवेट जनरेटर सेट है, कभी बंद नहीं होगी। 24 आवर वाटर सप्लाई, हमारे रिजर्वायर्स हमने बनाए हैं, जो पानी आता है हम उसमें स्टॉक करके रखते हैं। 24 आवर गार्ड की सप्लाई मिलेगी आपको, 24 आवर पार्किंग फैसिलिटी मिलेगी आपको। ये सारी फैसिलिटीज़ जब आप देखे आते हैं, फिर वो कहता है और कोई दिक्कत की बात नहीं, कम्युनिटी सेंटर भी अंदर ही है, स्कूल भी अंदर ही बनाया हुआ हमने, हाइपर मार्ट भी अंदर ही बनाया हुआ है। ये फिर और लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर, तगड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया ही बता के बैठ जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेन। एक कॉलोनी में गए भाई, घुसा दिया किसी तरह से, न सीवरेज पता लग रहा है कुछ, ना पानी पता चल रहा है, ना कुछ किसी तरह से, लेकिन प्लॉट का रेट बेइंतहा सस्ता है, बेइंतहा सस्ता है। तो वहाँ भी घर बनते ही हैं। तो वहाँ पे जो घर बन रहे हैं, पता करो हमारे देश में डिफरेंट क्लास ऑफ इकोनॉमी में वो किस क्लास को बिलोंग करने वाले लोग हैं, तो आपको नज़र आ जाएगा बहुत ही लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक क्लास। तो अब घर तो सबको चाहिए, तो मजबूरी में उन्होंने वहाँ घर बनाए होंगे। तो आप देखेंगे कि कहाँ घर जंगल में बना लिया भाई, ना सड़क पहुँच रही यहाँ तक ढंग से, ना कोई बिजली पानी व्यवस्था ढंग से नज़र आ रही, और ना ये सीवरेज कहाँ निकल रहा बगल वाले प्लॉट में। ये क्या निकाल के रखा है भाई, घर के अंदर बाहर से नाली एक निकाल के वहीं सब क्या फैलाया हुआ है। तो सेप्टिक टैंक बना देंगे, कुछ कर देंगे किसी तरह से। प्राइवेट कॉलोनाइज़र ऐसा ही हाल कर देते हैं, शुरू में सारी कॉलोनियाँ ऐसे ही बना देते हैं, बाद में जाके ठीक होता है। तो वहाँ पे फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए फिर पंजाब सरकार ने कानून ला करके बदलाव किया कि कॉलोनाइज़र अगर कॉलोनी बनाना चाहता है तो पहले उसे ये सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलोनी में खड़ा करना पड़ेगा, फिर हम उसको फाइनल अप्रूवल देंगे आगे बढ़ने की। और तभी से फिर सबकी हालत ख़राब हो गई कि अगर इतना फैसिलिटी देने के बाद ही कॉलोनी खड़ी करनी, फिर तो मुनाफा ही नहीं है भाई। और अगर जिस धंधे में अब मुनाफा ही नहीं है तो चलो चले यहाँ से। तो जलंधर की मेन हदों से बाहर चले गए, भोगपुर में चले गए, नकोदर चले गए, करतारपुर चले गए, सारे कॉलोनाइजर यहाँ से निकल के वहाँ चले गए, क्योंकि वहाँ पे अभी इस कानून की शर्तें लागू नहीं होंगी, क्योंकि वो जलंधर की सीमाओं में लागू हो रही है, उसके बाहर नहीं। ये कहानी। और कौन सा कॉलोनाइजर ले गया यहाँ पे, प्रॉपर पुराने तगड़े बढ़िया जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाले कॉलोनाइज़र हैं वो हैं यहाँ पे, तो उनको फ्री हैंड फिर मिलाओ, कहते बढ़िया, हम तो शुरू से ही पहले सड़क देते हैं, गेट देते हैं, बिजली पानी सब देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा स्केल ही इतना बड़ा है कि कम प्रॉफिट मार्जिन पे भी अपना मुनाफा बहुत है, ज़बरदस्त। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कॉलोनी बसाने में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो देश बसाने में कितना चाहिए होगा, तरक्की कितनी चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड उस कॉलोनी में क्या होगा, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड यू है। वरना बिजली नहीं आ रही, पानी मिट्टी नुमा आ रहा है, सीवरेज घर के बाहर फैल रहा है, बच्चों की गेंद को, टेनिस की गेंद उसमें गिर गई, वही बच्चे ने खेल खेल के सुखा दी, वही हाथ चाट रहा है, नाक में डाल रहा है, इधर उधर, सब बर्बाद, रोज़ दिहाड़ी बीमार पड़ रहा है।
डॉक्टरों से पता किया क्यों बीमार पड़ रहा है, क्योंकि पानी दूषित है आपके घर का।